ओमान और कतर के बीच में ना भाई 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो मतलब मैं यहाँ से 5:10 पे उड़ूंगा और लगभग लगभग 5:20 पे कतर के टाइम के हिसाब से लैंड भी कर जाऊंगा। तो टाइम वाइज देखोगे तो 10 मिनट की फ्लाइट है, बट एक्चुअल में 10 मिनट नहीं है। मेरे ख्याल से आगे आगे वाली सीट है मेरी ना, सेकेंड वाले जोन में, क्योंकि मेरे आगे कोई सीट होनी नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। और यहाँ से तो फ्लाइट ऑलमोस्ट खाली सी ही दिख रही है, बट अभी लोग आ रहे हैं मेरे पीछे भी काफ़ी, देखते हैं। तो भाई ये अपनी सीट इधर वाली 12A, ये देखो है तो ये इमरजेंसी लो, बट अब इसका फ़ायदा क्या होगा भाई, मेरे आगे कोई भी सीट नहीं है, पूरा लेग रूम है। फायदा हो गया ना, फ़ायदा हो गया हाँ। तो आगे भाई वो है, बट यहाँ पे बैग नहीं रख सकते क्योंकि इमरजेंसी सीट है, तो जो भी निकालना है निकाल लेता हूँ इमरजेंसी के। वही, हाँ बैग ऊपर रख देता हूँ फिर। बट यार इसमें तो ये पॉकेट वॉकेट भी नहीं है, सीट नहीं है, तो इस वजह से तो ये बोतल वोतल कहाँ रखूँगा, ये भी दिक्कत है थोड़ी सी। चलो भाई बैग तो रख दिया ऊपर। अब ट्रे टेबल, चलो ये तो अच्छा है कि इसमें ट्रे टेबल तो दे रखी है भाई, हाथ में ऐसे निकाल के इस तरह से यूज़ करी जा सकती है, ये देखो, वरना तो खाने में भी दिक्कत होती। बस ये है जो सामने वाली सीट थी उसका ये कंपार्टमेंट यूज़ नहीं होता, बट ये तो यूज़ करता भी क्या, इसमें आ ही नहीं पाता कुछ। ट्रे इनकी यहाँ से यूज़ हो जाएगी, ये देखो इस तरह से ये वाली खुल जाती है, और इनकी तो है ही, इनकी भी है पर बहुत दूर है, यूज़ की नहीं है, तो इनको भी शायद से हाथ में ही होगी, यहाँ पे हैंड रेस्ट के इधर। ओह ये वाली सीट तो रिक्लाइन हो रही है भाई, मेरे को लगा था होगी नहीं है इमरजेंसी में। वैसे टेक्निकली देखा जाए इमरजेंसी एग्जिट की ये वाली सीट है, ये रिक्लाइन नहीं होगी मेरे ख्याल। अपनी वाली तो रिक्लाइन हो रही है, नहीं है ना रिक्लाइन का, इनका नहीं है, ये देखो मैं कह रहा था ना ये रिक्लाइन होती नहीं है। बाकी भाई अंधेरा भी होने वाला है आधे पौने घंटे में, बट देखने वाली चीज़ ये होएगी कि यहाँ से मतलब जब उड़ रही है 5:10 पे, तो उसके आधे घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, यानी कि जब हम फ्लाइट ऊपर होएगी तो अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जब हम कतर पहुँचेंगे वहाँ भी 5 ही बज रहे होंगे, लगभग 5 सवा 5, तो वहाँ पे अंधेरा हो रहा होगा या रोशनी हो रही होगी, वो देखना है मुझे चीज़। एक तरह से समझ लो 5-10 मिनट में ही पहुँच रहे हैं हम दूसरी कंट्री, बट फ्लाइट वैसे लेगी 1-1.5 घंटा। हाँ पौना, फ्लाइट तो पौना घंटा लेगी, बट टाइम के हिसाब से तो पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पे भी उतना ही टाइम हो रहा होगा उड़ते वक्त और लैंड करते वक्त भी वहाँ उतना ही टाइम हो रहा होगा। बाकी भाई भरी गई फ्लाइट तो ऑलमोस्ट, देखो मुझे लगा था खाली होगी, आगे की सीटें थोड़ी खाली है, बट वैसे मोस्टली भरी गई है। अभी तक तो भाई ये 7 वाली सीट खाली पड़ी है यहाँ पे, देखो किसी के नाम पे है या नहीं है ये सीट। खाली हुई तो बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा अपना सामान वगैरह ऐसे यहाँ रख लूँगा टेक ऑफ करने के बाद। नहीं आगे शायद। भाई अभी तो रोशनी हो रही है थोड़ी थोड़ी बाहर, आप देखोगे सनसेट बस होने ही वाला है। और भाई अपने को एक ये वेज सैंडविच टाइप का मिला है, सैंडविच है पता नहीं क्या चीज़ है, लिखा है लेकिन वेज, और एक पानी की बोतल मिली है। देखते हैं भाई खा के कैसा है, ज़रा क्या डाला हुआ है इसमें, धनिया लेट्यूस टाइप का है कुछ तो भाई, और कॉर्न भी है, मक्का। खा के देखता हूँ। वो सूखा सूखा है, नहीं खाया जाएगा ज़्यादा। और लेट्यूस नहीं भाई, पालक का सैंडविच है, पालक डली हुई है अंदर इसमें। ठीक है टेस्ट तो, पर ड्राई है, केचप दे देते तो ज़्यादा बढ़िया होता। चलो जी चलो, लैंड हो गया हूँ, स्वागत है आपका दोहा कतर में। और अंधेरा हो रहा है यार, मेरे को लगा था अंधेरा नहीं हो रहा होगा, बट यहाँ पे तो प्रॉपर अंधेरा हुआ पड़ा है। बाकी अब जो टाइम डिफरेंस हो गया इंडिया और मेरे बीच में, वो 2.5 घंटे का हो गया है। ओमान और इंडिया का था 1.5 घंटे का, लेकिन अब यहाँ से और ओमान का भी 1 घंटे का फ़र्क है, तो इंडिया और अब कतर में 2.5 घंटे का डिफरेंस हो गया। ये घुस गया है भाई एयरपोर्ट पे, बैगेज क्लेम के लिए जाना है ऊपर। बाकी फ़्लाइट भाई एयर में तो वही 1 घंटे के आसपास ही रही थी टोटल, और अभी 5 बज के समथिंग हो रहे हैं यहाँ कतर टाइम के हिसाब से। बाकी फ़्लाइट का प्राइस मैंने आपको बताया नहीं, तो अराउंड मैंने 14,000 रुपीज़ पे करे थे इस फ़्लाइट के लिए, जिसमें मुझे 10 kg कैबिन बैगेज मिला था और 30 kg का चेक इन बैगेज मिला था। और क्या था इसके अलावा, वीज़ा का कोई कॉस्ट है नहीं। होटल का प्राइस अभी मैं होटल पहुंच के बताऊंगा। चलते हैं देखते हैं भाई यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह का क्या प्रोसेस है। ये पहुँच गया भाई बैगेज क्लेम, मेरे ख्याल पहले तो इमिग्रेशन आएगा, बैगेज क्लेम तो उसके बाद आएगा फिर। तो अभी के लिए फ़िलहाल रखता हूँ, क्योंकि इमिग्रेशन एरिया में अलाउड नहीं होता है वीडियो बनाना। बाकी गाड़ी रेंटल पे यहाँ पे भी मैंने बुक कर रखी है, हालांकि रुका मैं यहाँ पे सिर्फ 3 रात के लिए ही हूँ, पर 3 दिन के लिए मैंने ले ली गाड़ी, क्योंकि मेरे को रोड ट्रिप करनी है सारे देशों की। तो कोशिश यही है जितनी कंट्रीज़ में पॉसिबल हो
वहाँ पे मैं गाड़ी ज़रूर चलाऊँ। तो 3 दिन के लिए अभी दिखाता हूँ कितने की पड़ी है, क्या पड़ी है, यहीं एयरपोर्ट पे ही मिलेगी। बाकी भाई एयरपोर्ट तो काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे मस्कट वाले से। मतलब अभी तो मैं सिर्फ लॉबी में ही हूँ, पहुँचा भी नहीं मेन एरिया में। बट ओवरऑल अच्छी वाइब आ रही है, थोड़ी हाईटेक सी। सीट्स वगैरह देखो ऐसे बढ़िया बनी हुई है, नई नई सी ना। चलो भाई सारा प्रोसेस हो गया है। 3 नंबर बेल्ट से अपना लगेज उठाते हैं और फिर आपको बताता हूँ डिटेल में कि क्या क्या हुआ इमिग्रेशन में और वीज़ा का क्या सीन है यहाँ पे। काफ़ी देर लग गई भाई, भीड़ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अब ये पता नहीं मेरा बैग कौन से वाली फ़्लाइट का उतर रहा है ये, क्योंकि जब अगली फ़्लाइट का बैग आता है ना तो ये वो वाले बैग हटा के ऑफिस में रख देते हैं इनके। तो देख लेता हूँ भाई, ये स्क्रीन लग रही है इसमें, अगर अपने फ़्लाइट का दिखा रहा होगा अभी मस्कट लास्ट बैग, हाँ तो चल ही रहा है, इस पर आ जाएगा अपना भी। बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं भाई साहब, स्पेशली ज़्यादातर अंग्रेज़ बहुत थे यहाँ पर। मतलब मस्कट में ज़्यादा मुझे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी दिख रहे थे। यहाँ पर सारे के सारे भाई यूके, यूएस और इधर अपना रशिया साइड के बहुत टूरिस्ट है, भरे पड़े हैं। लो भाई लो, आ गया अपना बैग ग्रे कलर का। लेट्स गो। चलो जी कस्टम चेक और करवाते हैं। यार रुको, कहीं बैठ के आपको पहले बता ही देता हूँ वीज़ा वगैरह का ना सारा डिटेल में। काफ़ी चीज़ें हैं क्योंकि आप मिस मत करना, मैंने जैसे मिस करी है। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक वेबसाइट है डिस्कवर कतर करके, जो शायद इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, अगर वहाँ से होटल बुक करते हो मिनिमम 2 रातों का, तो आप एलिजिबल हो जाते हो फ्री वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। मतलब फ्री मतलब ना आपको वीज़ा के पैसे भरने हैं ना वीज़ा लेकर आना है, यहीं आओ सीधा इमिग्रेशन पे मिल जाएगा। बट उसमें क्या है, जो आप होटल बुकिंग करते हो ना उसका एक कंफर्मेशन पेज आपको प्रिंट आउट निकालना है। और जैसे ही आप फ्लाइट से उतरोगे ना, मतलब इमिग्रेशन वाला जो एरिया आएगा उससे जस्ट पहले ना डिस्कवर कतर का एक काउंटर बना हुआ है ग्रे से कलर का। सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और वो जो आप प्रिंट आउट निकाल के लाए हो उस प्रिंट आउट पे एक वेरीफाइड का स्टैंप लगेगा। मतलब वो देखेंगे, आपसे पूछेंगे अपनी रिटर्न टिकट दिखाओ यहाँ से आप जहाँ भी जा रहे हो। जैसे मैं बहरीन जा रहा हूँ यहाँ से, तो वो मैंने टिकट दिखा दी, फ़ोन में ही दिखा दी, उसका प्रिंट आउट था नहीं मेरे पास, खो गया कहीं पे। तो उन्होंने वो देखा, पासपोर्ट देखा, उसके बाद उस कंफर्मेशन पेज पे स्टैंप मार दिया वेरीफाइड का। तो हुआ क्या, मेरे को पता नहीं था ऐसा कुछ करना होता, मैं तो सीधा इमिग्रेशन की लाइन में लग गया। 30-40 मिनट लगने के बाद जब इमिग्रेशन पे नंबर आया तब मुझे पता चला पहले वेरीफाई करवा के लाना है। तो फिर मैं निकल के गया, वेरीफाई करवा के लाया। बट जो वहाँ पे मतलब मैनेजमेंट कर रहे थे उन्होंने मुझे वापस लाइन में नहीं लगने दिया, उन्होंने कहा आप डायरेक्ट आगे ही आ जाओ। तो वो तो मेरा चलो टाइम बच ही गया, दिक्कत नहीं हुई एज सच। बट आप पहले वेरीफाई का स्टैंप लगवा लेना, फिर इमिग्रेशन की लाइन में लगना। बस फिर इमिग्रेशन की लाइन में लगने के बाद कुछ नहीं, वो पेज दिया मैंने अपना, पासपोर्ट दिखाया, दोनों हाथ के फिंगरप्रिंट और थंब का प्रिंट, फ़ोटो हुई, उसके बाद उन्होंने एंट्री दे दिया। मैंने तो स्टैंप देखा भी नहीं भाई कि कितने दिन की एंट्री है क्या है। चाहिए तो मुझे 3 दिन के लिए था, अब देखते हैं इन्होंने दिया कितना। तो आपको मैं दिखा तो नहीं सकता क्योंकि आजकल थोड़ा स्ट्राइक आ जाती है अगर पासपोर्ट या कोई वीज़ा दिखा देते हो आप। तो इन्होंने टोटल जो है वो मुझे 7 डेज़ की एंट्री दी है, 7 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल। हालांकि नेट पे हर जगह लिखा है 14 डेज़ का, बट मुझे 7 दिन का मिला है। मुझे 7 दिन के अंदर मतलब एग्जिट करना पड़ेगा। अब इसको एक्सटेंड करने का क्या प्रोसेस है मुझे नहीं पता भाई, बट ठीक है, मुझे तो 3 दिन के लिए चाहिए था। 3 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट आ गई अगली कंट्री की, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके बाद क्या था, इमिग्रेशन के बाद मैं यहाँ पे आ गया सीधा। तो ऐसा सच कुछ भी और हुआ ही नहीं, मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस था। तो अब अच्छा, एक ना स्टिकर सा लगाया इन्होंने, मतलब ना तो स्टैंप मारा है ना कुछ, एक स्टिकर प्रिंट हुआ, उस स्टिकर को ही, पतला सा स्टिकर है छोटा सा वाइट कलर का, उसी को पासपोर्ट पे चिपका दिया बस। तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से, कस्टम क्लियर करवा के अपनी गाड़ी पिक करी जाए। क्योंकि मैंने गाड़ी में वालों को टाइम दिया था 6 बजे का, और इतना टाइम लग गया इमिग्रेशन में कि अभी 6:34 हो गए हैं। होपफुली वैसे दिक्कत ना ही करे तो बढ़िया। चलो जी कस्टम्स क्लियर, ये आ गया हूँ मैं बाहर मेन एरिया। और सच मुझे तो अभी भाई सिम कार्ड भी लेनी पड़ेगी, सिम के साथ साथ करेंसी भी निकालनी पड़ेगी यहाँ की। तो लेट्स सी भाई क्या रहता है, चलते हैं। होगा वैसे सिम कार्ड का कहीं ना कहीं पे। तो जो मैंने ओमान में ली थी ना भाई सिम, उसका मैंने डेटा ओमान में ही ख़त्म कर दिया। अगर डेटा बचा होता उसका वोडाफोन सिम का तो यहाँ पे भी वो वैलिड था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारा डेटा उड़ा दिया। तो अब ये 2 काउंटर है भाई, एक वोडाफोन का एक ओरिडो का है। आपका चैनल का नाम याद नहीं है मुझे, अच्छा। लेकिन आपका चैनल मैंने भी सब्सक्राइब किया। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक से, अच्छा ठीक है। आपको डेटा कितना चाहिए वो बताओ, उस हिसाब से मैं 25 GB काफ़ी रहेगा 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए हो, और शॉर्ट पीरियड पे और थोड़ा ज़्यादा डेटा मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा, ठीक है। लेना है तो कुछ ये ऐसा भी प्लान है क्या जो आगे की GCC कंट्रीज़ में भी चले, जैसे मैं अभी सऊदी वगैरह भी जा रहा हूँ। कंट्रीज में यहाँ पर जीसीसी सिम कार्ड नहीं है। अच्छा, किसी का भी नहीं है। 4,500 महंगी है तो बड़ी। हाँ, उससे नीचे जाओगे तो वही 4 दिखाना वो कितना था। अच्छा ये मिनिमम ही है सिम कार्ड, ये इतना महंगा। ये मिनिमम वाला तो 6 GB है, 75, मतलब 18 से 1850 होते हैं।
6 GB मिलेगा बस, और कोई ऑप्शन नहीं? आपको कम चाहिए? हाँ मतलब 3 दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया एक तरह। नहीं, आपको अगर आपको अपलोडिंग है बाहर नहीं नहीं से- नहीं, वो तो वाईफाई मिलेगा ही होटल हर जगह। हाँ, बेसिक मतलब मैप वैप चल जाए, गाड़ी ले रखी है क्योंकि यहाँ तो पे। फिर एक काम करो, चलो खत्म करते हैं पूरी दुनियादारी। आपको देते हैं सबसे भारी 22 लेन। 22 GB 125 का, हाँ। ये भी 3000 का पड़ गया भाई, है तो महंगा ही है। कतर तो महंगा है, और ये ई सिम है, वो है और फिजिकल? जो चाहो। अच्छा चलो देखता हूँ मैं एक बार ज़रा ई सिम, और कहीं पे कुछ हो जुगाड़ ऑनलाइन का। भाई साहब बहुत महंगी सिम कार्ड है यार यहाँ तो, मतलब स्टार्टिंग प्लान ही है 2-2 हज़ार रुपये से इंडिया के। वही है भाई, कतर है तो महंगी, मतलब दिक्कत वाली तो चीज़ है थोड़ी सी। अभी मेरे को एटीएम नहीं दिखा भाई, एटीएम से पैसे तो निकलवा ही लूँ। अब जितनी भी कंट्री महंगी हो, पैसे तो चाहिए ना, बिना पैसों के तो कैसे ट्रैवल करूँगा। सिम फिर भी एक बार को अवॉइड कर सकता हूँ किसी तरह, बट वो देखना पड़ेगा मुझे। वैसे तो मेरा जो एयरटेल वाली सिम है इंडिया की, उसमें इंटरनेशनल रोमिंग है, तो मैप लगा के उसके थ्रू तो मैं होटल तक तो जा ही सकता हूँ। फिर होटल में वाईफाई हो गई, कल देखेंगे सिम कार्ड का। अभी फ़िलहाल एटीएम कहाँ है, यहाँ एटीएम ढूंढा जाए। यार मैंने सुना कतर के एयरपोर्ट पे बड़ा सा येलो कलर का टेडी भी है, मुझे दिख नहीं रहा वो। मुझे लग रहा है शायद जब जाऊँगा ना मैं, उस टाइम पे वो जो होता है हॉल पूरा, उसमें दिखेगा। अराइवल वाले हॉल में नहीं है कुछ भी। एयरपोर्ट तो अच्छा खासा है, बड़ा है काफ़ी, बट वो टेडी बियर देखना था बहुत बड़ा सा। कोई नहीं, चलो यहाँ से जब बाहर इनकी फ़्लाइट लूँगा तब देखेंगे। और एटीएम मिल गया, करेंसी एक्सचेंज भी मिल गया। डू यू टेक ओमानी रियाल ऑल्सो? भाई अपने पास टोटल 17.4 ओमानी रियाल बचे थे, और उसकी जगह अपने को मिले हैं 134 कतारी रियाल। तो यहाँ की करेंसी है कतारी रियाल, है नाम रियाल ही बस, वहाँ का था ओमानी रियाल, यहाँ का है कतारी रियाल। ऐसी कुवैत का है कुवैती रियाल। तो ऐसी सिस्टम है भाई। 100 का नोट है ये, 10 का भी दिया, 5 का भी दिया, 1-1 के भी दिया। गूगल के अकॉर्डिंग अभी इंडियन करेंसियाँ कन्वर्जन देखो तो 24.4 रुपीज़ चल रहा है एक कतारी रियाल में। तो अभी मैं एटीएम से पैसे निकालता हूँ, इंडिया के 20,000 निकाल लेता हूँ, काफ़ी है। फिर मैसेज जो कटेगा ना, उस हिसाब से जो कन्वर्जन रेट आएगा वो हम कैलकुलेट करके चलेंगे पूरे 3 दिन में, क्योंकि 20,000 में मेरा काम हो जाएगा भाई। लगभग कितने 3-4 हज़ार रुपये तो ये भी है, और 20,000 और निकाल लूँगा, 24,000 इनफ रहेंगे 3 दिन के लिए। क्योंकि गाड़ी रेंटल की मेरी ऑलरेडी पैसे पेड है ऑनलाइन, होटल तीनों रातों का पेड है, बस अब खाना खाना है, घूमना है और गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। तो मेरे ख्याल से 20-22-24 हज़ार रुपये में 3 दिन निकल सकते हैं अपने आराम से। तो इसलिए 20,000 निकाल लेता हूँ, बहुत है। 20,000 की जगह ना 1,000 यहाँ के रियाल निकाल लेता हूँ, इंडिया के 25,000 रुपये बनेगा। तो ऐसे राउंड ऑफ हो जाएगा। इंग्लिश चूज़ करते हैं भाई। वैसे नई भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिटी से भी निकलवा सकता हूँ, क्योंकि इतने तो अपने पास हो गए। 1,000 कतारी रियाल, प्रिंट रिसिप्ट कर दो भाई। चल गया, नोट गिनने की आवाज़ आ रही है भाई। कार्ड ले लेते हैं पहले अपना। लो जी लो, ये आ गए कर आते हुए नोट। 500 का आया है, 200 के 2 आए हैं, और 50-50 के आए हैं। चलो जी, सारे तरह के नोट दे दिए, 500, 100, 50, 200। मज़ा आ गया। देखना एयरपोर्ट पे नेचर का पूरा ख्याल रखा हुआ है भाई, मस्त ऐसे पौधे वोधे लगा रखे हैं, नीचे पानी भी बह रहा है। मैसेज देख लेता हूँ अपने फ़ोन में कितने रुपए कटे अकाउंट से। 24,687 रुपीज़, यानी 24 रुपये 60 पैसे का अपने को एक कतारी रियाल पड़ा है। 25 रुपये का ही राउंड ऑफ लेके चलेंगे हर चीज़ में ना, कैलकुलेशन में। तो जो भी अब प्राइस आपको बताऊंगा इंटू 25 कर लेना, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा बढ़िया से। चलो काफ़ी पैसे हो गए, अब गाड़ी उठाई जाए। तो रेंटल कंपनी वालों के हिसाब से 4 नंबर गेट से एग्जिट करना है मुझे, और कंपनी का नाम है ग्रीन मोशन। तो उनका कोई बंदा खड़ा होगा बोर्ड लेके ग्रीन मोशन का, तो मुझे उनके साथ उनकी जो वैन नहीं होती शटल बस टाइप, उसमें बैठ के जाना है यहाँ से 10 मिनट दूर, और वहाँ पे इनका ऑफिस होगा, गाड़ी जहाँ पे मिलेगी अपने को। तो वो उधर है, वो रहा शायद 4 नंबर गेट। हाँ वो रहा। सीरियसली यार, सिम कार्ड के तो प्राइजेस सुन के मैं हैरान से ही हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा था। और मैं होता भी ना 8-10 दिन के लिए, तब भी मैं ले लेता 2-2.5 हज़ार की सिम, पर 3 दिन के लिए वर्थ इट सा लगा नहीं मुझे लेना इतनी महंगी। और ये शटल बस टाइप खड़ी तो है, अब ग्रीन मोशन की है नहीं, पूछना पड़ेगा। ग्रीन मोशन ये तो नहीं है भाई, कौन है फिर? वहाँ तो नहीं खड़ी गई सामने, यहाँ पे खड़ी है शटल बसेज एक्चुअल में। इनमें से कोई एक होगी ग्रीन मोशन वालों की।